हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 39। ठीक है, 39 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के लिए, जो कि ग्रुप डी ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट और सॉरी ग्रुप डी ग्रुप सी और ड्राइवर और स्टेनो के लिए जो पद आया। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा 4 से 5 जनवरी में इसका पेपर होना है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसका मैराथन भी मैंने कराया हुआ है, तो जो लोग वीडियो को नहीं देखें चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से उसको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक जो है गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। एक गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गद्यांश से कि इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है, शीर्षक बताना है। तो जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तब आपको इसमें इसका शीर्षक जो निकल के आएगा वो होगा आशावादी और निराशावादी। ठीक है, यह गद्यांश जो है किसके बारे में बात कह रहा है, तो आशावादी और निराशावादी के बारे में कह रहा है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती। इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा जो है क्या होती है, नष्ट नहीं होती। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए, नकारात्मकता का आशय क्या है? नकारात्मकता का आशय होता है निराशावाद। आंसर ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? दिया गया है कि निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए क्या कहा जा सकता है ये बताना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जब आप पढ़ेंगे जो है गद्यांश को, तो इसमें लिखिएगा निराशा कुंठा और प्रवंचना की जो है जननी है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है। निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं। तो ये उपयुक्त सभी वाक्य जो है इसके लिए सही हो जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है इसके लिए। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेस्ट बुक के बारे में, ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। इसमें आपको टोटल 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 3 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि व्याख्यात्मक हल के साथ दिया गया। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरीके से इसका क्वेश्चन सेटअप किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और इसका जो सोल्यूशन दिया गया है वो व्याख्या सहित सोल्यूशन दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसको अगर बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आत्मिक आनंद से क्या आशय है? ठीक है, आत्मिक आनंद, इसमें अगर हम बात करें तो आत्मिक आनंद का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है मन की मौज। ठीक है, आत्मिक आनंद मतलब मन की मौज से होता है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्रता आपको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताना है। स्वतंत्रता शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वतंत्रता शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये है एक प्रकार के ये भाव व्यक्त हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात करना है। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, इसमें किस प्रकार के पुरुष का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। ठीक है, आप जो लगा हुआ है ये आप आता है मध्यम पुरुष के अंतर्गत, तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है इसमें से? ठीक है, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग इसमें अगर देखेंगे तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। ठीक है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, गुण उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आप पढ़ें तो मैं लिखूं, इसमें वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखिए वाक्य में आप पढ़ें तो मैं लिखूं, इसमें जो है किस प्रकार का बोध हो रहा है, तो ये हो रहा है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल की क्रिया का बोध करा रही है। तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ये क्या होता है, तो जब क्रिया एक का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है तो वहां पर हेतु हेतु मध्य भविष्य होता है। ठीक है, हेतु हेतु मध्य भविष्य होता है, तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानना है। जो रात भर लिखा हुआ है ये किस प्रकार का जो है शब्द है, तो ये एक तरीके से संबंध बता रहा, संबंध सूचक अव्यय के अंतर्गत आएगा, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है, ए पार्ट राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, ग्रहों के नाम सदैव किसमें होते हैं?
ग्रहों के नाम, ठीक है। ग्रह के नाम किस में होते हैं, ठीक है। तो ग्रह के नाम जो होते हैं हमेशा अगर देखा जाए तो ग्रहों के नाम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होते हैं। जैसे कि पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो सन क्या है, पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इन दोनों में होते हैं, तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, घोंसले में चिड़िया है, इनमें से कौन सा कारक है, ठीक है। कारक बताना है। तो यहाँ पे देखिए में शब्द लिखा हुआ है और में जो परसर्ग होता है किसका होता है, तो ये होता है अधिकरण का। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिकरण कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस पदबंध का उदाहरण है ये। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होता है ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अशुद्ध शब्द समूह के विकल्प का चयन करना जिसमें अशुद्ध सारे अशुद्धियां हों। तो यहाँ अगर हम देखते हैं अशुद्ध शब्द, तो अशुद्ध शब्द है तदोपरांत, निराभिमान, अभिप्सा, आर्जवता, ठीक है। तो यहाँ जो दिया गया है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तदुपरांत होना चाहिए था, तदु लिखा हुआ, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट, क्योंकि हमें अशुद्ध वाला बताना है। आर्जवता नहीं होता है, इसमें होता है आर्जव, ठीक है। आर्जव होता है, आर्जव मतलब होता है सीधापन, ये सही होता है इसके लिए, ठीक है। अभिप्सा जो लिखा हुआ है इसमें भाव पे छोटी ई की मात्रा जो कि गलत है, भाव पे बड़ी ई की मात्रा होना चाहिए। अभिप्सा मतलब होता है प्रबल इच्छा। निराभिमान जो दिया गया है ये रा पे बड़ा का मात्रा जो दिया गया यहाँ पे गलती किया है, रा पे कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, तो निराभिमान होना चाहिए था। तो इस तरीके से सारे चीजें कहाँ पर एरर है, तो डी पार्ट में एरर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें मिलान करना है, ठीक है। और प्रत्यय से मिलान करना है, धातु दिया गया है इधर और इधर प्रत्यय दिया गया है, तो इसको मिलान करना है, ठीक है। पाठ प्लस इसमें हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे जिससे सही शब्द बन जाए। तो पाठ में अगर हम आग लगाते हैं, सॉरी पाठ में अगर हम अक लगाते हैं तो क्या हो जाता है, पाठक हो जाता है। तो ये एक प्रकार का शब्द बन जाता है, तो ये इसके लिए सही है, ठीक है। चाल जो शब्द है, चाल धातु है, इसमें हम कौन सा लगाएंगे, तो इसमें आग लगाएंगे, और चाल में जब आग लगाएंगे तो ये हो जाएगा चालाक, ठीक है, चालाक। तो इस प्रकार ये बन जाएगा शब्द। झटक जो शब्द लिखा है इसमें कौन सा हम लगाएंगे, प्रत्यय, तो इसमें लगाएंगे बड़ा आ, ठीक है, प्रत्यय लगेगा, और ये हो जाएगा झटका, ठीक है। क्या हो जाएगा, झटका हो जाएगा। इसके बाद इसमें अगर हम देखते हैं पश में, तो ता त्वा जो है प्रत्यय लगेगा, और ये हो जाएगा आपका पशत्व। तो इस प्रकार ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, 15 का बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वयोवृद्ध का संध विग्रह करना है। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध के संध विग्रह में देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वया प्लस वृद्ध, ठीक है। आंसर डी ऑप्शन है, और यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का अगर हम बात करें सही समास, तो इसका क्या हो जाएगा, 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है। 7 सिंधुओं का समूह गलत है, 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट हो गया, और इसमें देखते हैं डी पार्ट, 7 सिंधुओं का समूह, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 7 सिंधुओं का समूह, इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये इसका सामासिक विग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए किस प्रकार के शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। कौन सा शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, सुधी, मनीषी और बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं तीनों। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पंडित के पर्यायवाची ये तीनों होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमें विलोम शब्दों को जोड़कर लिखना है। विस्तार, विस्तार का विलोम क्या होता है, तो विस्तार का विलोम होता है संक्षेप, ठीक है। गरल का विलोम क्या होता है, गरल का विलोम सुधा। विधि का विलोम क्या होता है, विधि का विलोम निषेध, और उत्थान का विलोम पतन होता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे ये मिलान कर देते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अभ्यांतर का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। अभ्यांतर, अभ्यांतर का सही अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, किसी वस्तु का भीतरी भाग, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जो किसी वस्तु का भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अभ्यांतर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय बताना है कि किस प्रकार इसको हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो कपड़े के शब्द के रूप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कपड़ा जो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन शब्द है, कर्म कारक के अंतर्गत आता है, और धोता है क्रिया का क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके लिए कपड़े के लिए सी पार्ट राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23,
निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है और वो शुद्ध वाक्य हमें बताना है कि कौन सा इसमें से शुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो देखिए शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए जो कि शुद्ध है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से बाकी जितने ऑप्शन है उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज जो है गलती किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे अनेकों नाम है जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पर भी अनेकों नाम है, ये भी गलत हो जाएगा। जहाँ पे अनेकों नाम आ जाएंगे वहाँ पे गलती हो जाएगी। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से। 24 के अगर हम देखते हैं डी पार्ट में तो ये सही है। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमें मिलान करना है। अलंकार है, अलंकार को पहचान के मिलान करना है। ठीक है, भूषण बिनु न विराजई कविता बेनिता मित, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये जो है श्लेष अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा, तो एक का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, हरिपति कोमल कमल से, बी पार्ट में कौन सा अलंकार है? तो हरिपति कोमल कमल से, इसमें आपका आ जाता है उपमा अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराय, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया तो ये हो जाएगा यमक अलंकार। तो इस प्रकार ये मिलान कर देते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 25 का सी पार्ट। चलिए अब क्वेश्चन आपके इंग्लिश से हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके इंग्लिश से हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक जो है आपको पैसेज है, पैसेज को पढ़ के फिर इसके बाद उत्तर देना है। ये पैसेज दिया गया है इस प्रकार। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा पैसेज को इस तरीके से कुछ, और पैसेज के बाद इसका हमें उत्तर देना है। तो इस प्रकार चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है पैसेज से कि व्हाट हैज ड्राइवन द शिफ्ट टूवर्ड्स रिमोट वर्क। ठीक है, इसमें बताना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ए, न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पैसेज को पढ़ेंगे तो ए पार्ट निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि which of the following is a reason why remote workers are often more productive than those who work in a traditional office setting according to the passage। पैसेज को आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा बी पार्ट, रिमोट वर्कर हैव फ्यूअर डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिए गए which of the following statement best represent a real world example of blood boundaries in a remote worker as described in the passage। तो पैसेज में ब्लड बाउंड्रीज के लिए डिस्क्राइब हुआ पैसेज में बताना है कि क्या हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, एन एम्प्लॉई who works from home occasionally respond to work email after their normal working hours leading the burnout and decrease productivity। तो इस तरीके से इसके लिए सुटेबल आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डज रिमोट वर्क कंट्रीब्यूट टू अ मोर डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्क फोर्स। ठीक है, पैसेज को पढ़ेंगे तो आंसर डी ऑप्शन निकल के आएगा इसका, इट अलाउज इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटीज टू पार्टिसिपेट इन द वर्क फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। ठीक है, सेंट्रल थीम क्या है, मेन विषय क्या है पैसेज का, ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए डी पार्ट। पैसेज को पढ़ने के बाद आइडेंटिफाइंग द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रिमोट वर्क फॉर बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। तो इसके लिए डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 31 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। Carbohydrates are so called because they dash कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दे मतलब कार्बोहाइड्रेट सो कॉल्ड, कार्बोहाइड्रेट इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि दे क्या रखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे 31 में भरा जाएगा, यहाँ पे कंटेन्स। ठीक है, कंटेन भरा जाएगा, कंटेन्स मतलब रखते हैं। ठीक है, कंटेन्स का अर्थ होता है समाविष्ट करना, धारण करना, ये रखना। तो ये रखते हैं कार्बन रखते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो आंसर इसके लिए बी पार्ट करेक्ट है। Part of the following the sentence have been underlined the given option, select the option that contains an error। इसमें से error बताना है। ठीक है, we think of the past history of the world as fixed but of the future as undecided and open to wealth of possibilities। गलती कहाँ पर किया गया है, तो रेखांकित भाग में अगर हम देखते हैं wealth of जो लिखा हुआ है यहाँ पे गलती करा जाएगा, यहाँ गलती किया गया है। ये OFF जो आप लिखा, ये गलती, यहाँ सिर्फ OF आप होना चाहिए था। ठीक है,
क्योंकि अब वेल्थ ऑफ समथिंग का अर्थ होता है प्रचुरता या बड़ी संख्या मात्रा में। यहाँ पे OFF जो है एरर दिया गया है। तो इस तरीके से वेल्थ ऑफ में एरर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेल्थ ऑफ में एरर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर। एरर बताना है। द फाउल स्मेल कमिंग बाय द नियर बाई गार्बेज बिन वाज रियली अनबियरेबल। अब इसमें बताना है गलती किस पार्ट में किया गया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कमिंग बाई जो लिखा हुआ है, गलती यहाँ पर इसके स्थान पर कमिंग फ्रॉम होना चाहिए था। ठीक है, कमिंग बाई के स्थान पर क्या होना चाहिए था, कमिंग फ्रॉम होना चाहिए था। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से बताना है कि अ वर्ड है करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सही रूप से लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं साइकोलॉजी जो लिखा हुआ है बी पार्ट में, इसका ये सही रूप से वर्ड होता है, मीनिंग होता है, तो यही सही है, बाकी सारे गलत हैं साइकोलॉजी टर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची हमें बताना है। ठीक है, इसका पर्यायवाची बताना है डिमिन्यूटिव का पर्यायवाची। डिमिन्यूटिव का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है छोटा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, छोटा। तो इसका पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाता है, मिनिएचर। मिनिएचर मतलब भी छोटा होता है। ठीक है, या अल्प होता है, थोड़ा होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो इसमें एंटोनिम बताना है, मतलब कि विलोम शब्द बताना है। किसका बताना है, रिलक्टेंट का विलोम शब्द। तो रिलक्टेंट मतलब होता क्या है, मतलब कि किसी कार्य के प्रति क्या होता है, अनिच्छा, तो उसको हम कहते हैं रिलक्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ईगर। ईगर मतलब क्या होता है, ईगर मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, ईगर। ठीक है, ईगर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। समथिंग दैट इज मॉडर्न और एग्जिस्टिंग इन द प्रिवेलिंग टाइम्स। ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें इसमें 37 में, तो इसका मतलब होता है समकालीन। ठीक है, समकालीन मतलब समथिंग दैट इज मॉडर्न और एग्जिस्टिंग इन द प्रिवेलिंग टाइम्स, मतलब जो अभी एग्जिस्ट करता हो सही वर्तमान समय में, तो उसको हम कहते हैं समकालीन। ठीक है, यानी कि कंटेम्परेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में हमें बताना है जो अंडरलाइन सेगमेंट जो दिया गया है, इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं। ठीक है, बिलोंगिंग टू द मिडिल एज, इसको हम एक इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम ले सकते हैं मिडवल। ठीक है, मिडिल एज में अगर बिलोंगिंग करता हो तो उसको लिए प्रयोग करेगा इतिहास का मध्यकाल। तो यहाँ पे इसका जो है मिडवल जो हो जाएगा क्या है, एडजेक्टिव है जिसे मॉडिफाई एक एडवर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे मिडवल इसके लिए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इडियम मतलब मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। मुहावरा दिया गया है जीरो टॉलरेंस, इसका अर्थ क्या होगा, तो जीरो टॉलरेंस का अर्थ होता है ऐसी नीति जो किसी भी अवैध या अनुचित हरकत को बर्दाश्त नहीं करती, यानी कि अ पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, मतलब कि स्लैक ऑफ का हमें मुहावरे का अर्थ बताना। स्लैक ऑफ मतलब इसका अर्थ होता है कमजोर पड़ना। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ना। ठीक है, या फिर धीमा पड़ जाना। तो कमजोर पड़ने का अर्थ हो जाएगा टू ईज प्रेशर और समथिंग, टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, इसका राइट आंसर है, बी पार्ट इसके लिए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव फॉर्म बताना है। व्हाट मेडिसिन हैव यू गिवन मी, इसका हमें पैसिव फॉर्म बताना है। देखिए इसके पैसिव फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो वाक्य जो दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है। ठीक है, हैव लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस चेंज करने में हम मी को आई में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो बन जाएगा व्हाट मेडिसिन हैव आई गिवन, हैव आई बीन गिवन। ठीक है, व्हाट मेडिसिन हैव आई गिवन, तो आंसर इसका ए पार्ट, व्हाट मेडिसिन हैव आई गिवन, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, पैसिव फॉर्म ये बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बनाना हमें इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है किसका, इसका सी सेड टू हर प्लीज पे अटेंशन टू द डिटेल्स। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सही पार्ट सी पार्ट है, सी रिक्वेस्टेड टू हर टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स, तो आंसर इसके सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सिलेक्ट नो एरर। ठीक है, इसमें ग्रामेटिकल एरर कहाँ है, अनीता एंजॉय टू स्विम
इन द सी, इसमें इनडायरेक्ट सॉरी एरर बताना गलती कहाँ पर किया गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए टू स्विम जो लिखा हुआ है गलती यहाँ पर किया गया, ठीक है, क्योंकि टू स्विम के स्थान पर स्विमिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि इंजॉय के बाद जीरड यानी वर्ब का प्लस फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, तो इंजॉयड के बाद यहाँ पे स्विमिंग का प्रयोग करना चाहिए था। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, भरना है एनीबडी हु इज केयरफुल डैश सम मनी इन हैंड टू मीट एन इमरजेंसी ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में विल कीप भरेंगे, क्योंकि वाक्य फ्यूचर टेंस में है तो इसलिए यहाँ पे विल कीप हो जाएगा। आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में हमें अरेंज करना है सेंटेंस को, ठीक है। इस तरीके से एक पैराग्राफिक सेंटेंस दिया गया ABCD के फॉर्म में, और इसको अरेंज करके हमें इसका बताना है कि कौन सा सही सुटेबल इसका आंसर हो जाएगा 45 में। इस तरीके से कुछ दिया गया। अब ये A है, B है, C है, D है, इसको अरेंज करके बताना है कि कौन कौन सा आएगा। तो इसमें अरेंज करिएगा तो आंसर इसमें से हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। ACBD मतलब पहले हो जाएगा A पार्ट, फिर हो जाएगा C पार्ट, फिर हो जाएगा B पार्ट, फिर हो जाएगा D पार्ट। आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसके बाद अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक पैसेज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसमें भी, ठीक है, भरना है, पैसेज के माध्यम से भरना है। क्लीन इंडिया मिशन इज वन ऑफ द मोस्ट डैश, यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 46 में आ जाएगा सिग्निफिकेंट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट का प्रयोग होगा। और यहाँ पे दूसरे नंबर पर दिस क्लीनिनेस कैंपेन वाज बाय द इंडियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर मतलब 47 में यहाँ पे गवर्नमेंट हो जाएगा, GOVRNED गवर्नमेंट हो जाएगा। नेशनल लेवल डैश ऑल द रूरल टाउन एंड अर्बन सिटीज। तो तीसरे नंबर पर हो जाएगा यहाँ इनकम्पैसिंग, ठीक है, इनकम्पैसिंग हो जाएगा। और चौथे नंबर पर यहाँ पे भरा जाएगा अ मेजर ऑब्जेक्टिव वाज टीच सिटीजन टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट माइंडफुली एंड टू प्रोवाइड बेसिक क्या सैनिटेशन, ठीक है, सैनिटेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे आप भर लीजिएगा, पढ़ के आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से पांचों मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं जीएस के। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 में, तो यहाँ पे हो जाएगा डी पार्ट अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह से कहाँ पर लेके आया था, पाटलिपुत्र ले गया था, ठीक है। तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से बताना अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किसने किया है। मतलब पृथ्वीराज रासो बेसिकली किसने लिखा है, तो ये लिखा गया चंद बरदाई के द्वारा। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चंद बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज रासो के क्या थे, दरबारी कवि थे, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, और ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है बुलर झील। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पर है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन इसके लिए राइट है, ठीक है। इस झील में कौन सी नदी गिरती है, तो झेलम नदी की पानी को गिरता है इसमें से। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है भारत में बाल लिंग अनुपात को किस आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो बाल लिंग अनुपात जो है वो है 0 से 6 आयु के वर्ग में। तो आंसर इसका हो जाएगा 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग में, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। चिपको आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चमोली, ठीक है, चमोली हो जाएगा। चमोली जो था ये कहाँ, उत्तर प्रदेश की चमोली 1970 में जो है प्रारंभ हुआ था चमोली जिला में। चिपको आंदोलन जो था यहाँ से शुरुआत हुआ। अभी अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव जो है ये 1 से 10 दिसंबर के मध्य पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड में मनाया जाता है। तो यहाँ आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बेसिकली बताना, तो यहाँ पे सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है वो ब्राजील है। आंसर बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम है मीरा कुमार। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा और इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में राज्य में द्विसदन विधानसभा मंडल नहीं है? तो द्विसदन विधानसभा मंडल अगर प्रश्नगत जब आया हुआ था तो इसमें अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु में नहीं था। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत में 7 राज्यों में है विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधान परिषदें हैं। चलिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? तो ये इसकी स्थापना किया गया था वर्ष 1993, 12 अक्टूबर वर्ष 1993 को इसकी स्थापना किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक की बात करेंगे तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखित है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत नियोजन के निर्माता कौन है? भारत नियोजन के निर्माता माना जाता है पीसी महालनोबिस को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्हें आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी माना जाता है। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो है स्थापना की थी। इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण जो है महालनोबिस के मॉडल के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो ये भी चीजें याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है 63 का कब किया गया था, बदल के नाम इसका चेंज कब किया गया था ये बताना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कर दिया गया था। तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी पार्ट, वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, बेकिंग सोडा को किस इससे भी जाना जाता है? बेकिंग सोडा का अन्य नाम बताना बेसिकली। तो बेकिंग सोडा का अन्य नाम है जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एक जो कार्बोनेट यौगिक है, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है इसका फार्मूला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां हैं? तो हृदय की पेशियां जो होती हैं वह अनैच्छिक होती हैं और रेखित पेशियां हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है? तो लोहा आवश्यक तत्व 67 की अगर हम बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आवश्यक तत्व होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। रक्तताल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन कौन सा इसमें से? रक्तताल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फॉलिक एसिड और विटामिन B12। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए CERT का फुल फॉर्म क्या है? CERT का फुल फॉर्म बताना है तो इसका फुल फॉर्म बनता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसका फुल फॉर्म है। आंसर ए पार्ट, डी पार्ट राइट है। अगला प्रश्न है, खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है? तो खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीका का नाम है MMR। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मीजल, मम्स और रूबेला के लिए भी इसे जाना जाता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था इसमें से? तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वृत्त में कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? अभी आपका क्वेश्चन जो होगा रीजनिंग से है, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए विपरीत वाले को देखिए, ई का विपरीत ओ है तो ई का जो क्रमांक होता है 5 होता है, ओ का 15 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप देखते हैं डी का विपरीत तो क्या है? तो डी का विपरीत है पी, तो पी का क्रमांक होता है 16, डी का 4 होता है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं के और आई, के का विपरीत क्या होता है? के का क्रमांक 11 होता है और आई इसका जो है क्रमांक 9 होता है, तो 11 9 जोड़ेंगे तो 20 आ जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे अगर 20 लाना है, एल का होता है 12। ठीक है, तो कितना हम जोड़ दें? तो 8 जोड़ दें तो बराबर 20 आ जाएगा। तो 8 किसका क्रमांक होता है? 8 होता है एच का। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे एच आ जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है? मतलब जो इसमें प्रयोग किया गया है वही किस वाले ऑप्शन में वही चीजें अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं जी से आई जाते हैं तो +2 होता है, आई से के जाते हैं तो +2 होता है। ठीक है, के से एम जाते हैं तब भी +2 होता है और एम से ओ आते हैं तब भी +2 होता है। मतलब +2
बढ़ बढ़ के लिखा हुआ है। तो किस वाले ऑप्शन में +2 बढ़ बढ़ के लिखा? तो अगर हम एक्स जेड बी डी एफ देखते हैं तो एक्स से जेड जाएंगे +2 हो जाएगा, जेड से बी जाएंगे +2 होगा, बी से डी जाएंगे +2 और डी से एफ जाएंगे +2। तो देखिए इसी में +2 सब में जा रहा है, तो ए पार्ट ही इसका राइट हो जाएगा, जो इस प्रकार समान है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, इसमें हमें लुप्त अक्षर बताना है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे भरना है, फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या भरेंगे, इसमें देखिए एक पैटर्न बनेगा इसमें, जैसे यहाँ देखिए डबल बी है, यहाँ ट्रिपल बी है, फिर यहाँ पे ट्रिपल बी और गैप दिया गया है, इस प्रकार तो दिया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि एक एक करके सब में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार ए में भी देख रहे हैं वृद्धि हो रहा है। ठीक है, ट्रिपल ए, फिर 4 बार ए, यहाँ पे 2 बार ए, तो हम इसमें भर देंगे। अगर यहाँ पे हम बी भर देते हैं तो देखिए डबल बी हो जाता है, फिर ए, फिर डबल बी, फिर इसके बाद हम क्या भर देंगे, यहाँ पे ए भर देंगे, तो ट्रिपल ए हो जाएगा। ठीक है, फिर ट्रिपल बी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम फिर क्या भरेंगे, फिर यहाँ पे जो है भरा जाएगा ए। ठीक है, तो ये 4 बार ए हो गया, इसके बाद 4 बार ए, फिर यहाँ पे अगर हम बी भर देते हैं, ठीक है, तो 4 बार बी हो जाता है, फिर इसके बाद ये 4 बार, फिर यहाँ पे हम क्या भर देंगे, ए भर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बी भर देंगे। तो इस प्रकार हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे ए भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए भरा जाएगा। तो देखिए बी ए, बी बी ए, बी बी ए ट्रिपल ए, फिर ट्रिपल बी, फिर 4 बार ए, फिर बी ए, फिर डबल बी, फिर डबल ए, फिर बी ए, इस तरीके से हो जाएगा। तो सही रूप से इसमें बनेगा डी पार्ट। ठीक है, डी वाला हो जाएगा आंसर, ए डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से युग्म दिया गया है और एक दूसरे से एक निश्चित संबंध है, उस युग्म का पहचान करिए जिसमें संबंध समान नहीं है। ठीक है, आकर्षण विकर्षण दिया गया है, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से संबंध समान है। ठीक है, सृजन का विनाश, उतार चढ़ाव, स्थिर होना, अपार का विशाल, ख्याल का वास्तविकता। तो यहाँ पे कौन सा एक दूसरे के समान नहीं है, तो समान जो है वो क्या नहीं है, बी पार्ट, मतलब चौथा वाला नहीं है, बाकी सारे समान है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, दिया गया 13/18 और 2/3 के बीच का अंतर क्या है। तो इसको घटा देंगे, सिंपल है। यहाँ पे 18 जो है एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 18 6 दूनी 12, 13 - 12 1/18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/18 इसका क्या है, राइट आंसर, बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है कि त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, एक त्रिभुज कोई है ए बी डी और उसमें जो है हमें मध्य बिंदु दिया गया है बी डी, सी जो है क्या है, बी डी का मध्य बिंदु। अब बनाते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। कोई त्रिभुज इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, और त्रिभुज ए है, ए बी और डी, इसमें बी डी का मध्य बिंदु क्या है, सी है। ठीक है, मध्य बिंदु है सी, मध्य बिंदु सी है, मतलब कि ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, मतलब सी डी और बी सी क्या है, बराबर है। मतलब कि अगर ये एक्स है तो एक्स है, मध्य बिंदु का मतलब ये होगा। अब यदि ए बी बराबर 10, ए डी बराबर 12 और ए सी बराबर 9 है, तो हमें बी डी का मान ज्ञात करना है, ये पूरा, मतलब कि 2x का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है, उसको हम लगाएंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर होता है 2 × ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 2 × ए सी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब x माना है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बराबर 2 × 9 9 81 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 144 और 100 जुड़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 244 और ये अगर हम बात करेंगे तो 2 × 1 = 2 8 दूनी 16 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये घटाएंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 244 माइनस 162, यहाँ पर इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 82 बराबर 2x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर का मान हमें क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 82/2 मतलब 2 × 4 = 8
और 2 एकम 2 41 आ गया। यानी कि x बराबर अगर निकालेंगे तो अंडर रूट 41 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है 2x का मान, हमें निकालना क्या है 2x का मान। इस तरीके से दिया गया है 2x, क्योंकि bd का मान पूछा गया है। ठीक है, bd का मान पूछा गया है तो bd बराबर क्या है 2x है। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट 41, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2√41, और हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार 2√41 मीटर इसका राइट आंसर है। ये पार्ट इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। अब 78 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन, मान दिया गया है, क्या दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया गया है 62 के, और मान दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है 12 के। ठीक है, तो हमें मान किसका ज्ञात करना है 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca का मान हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो एक फार्मूला जो होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर उसको लगाते हैं तो ये फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × ab प्लस बी सी प्लस सी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रखते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर, इसका मान दिया गया है 62, तो 62 लिख देते हैं, प्लस 2 × ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमें मान निकालना है तो इसको हम ऐसे रख देते हैं। ठीक है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, माइनस 62 कर देंगे, इधर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 144 माइनस 62 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 82, 82 बराबर 2 × ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब ये आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हमें निकालना है 4ab इंटू 4bc इंटू 4ca, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2 से और गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 82 × 2 बराबर 2 दूनी 4, 4ab इसमें भी गुणा कर देंगे प्लस 4bc प्लस 4ca हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो 164 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 164 फाइनली राइट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 78 के बाद 79। 79 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, दिया गया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हमें मान ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर अपान वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपान एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये चीज़ें जो लेते हैं एक्स स्क्वायर अपान वाई जेड, ये जो दिया गया है इसमें हम क्या करते हैं सब में इसमें एक्स स्क्वायर है तो इसमें हम क्या करेंगे एक्स से गुणा कर देंगे, वाई स्क्वायर है तो वाई से, और जेड स्क्वायर है तो जेड से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बटे नीचे हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर इंटू वाई करेंगे बटे ये भी हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर होगा, अब हम करेंगे जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर इंटू जेड बटे हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ऊपर देखिए क्या है, तीनों का एलसीएम बराबर है एक्स वाई जेड, तो ऊपर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो अब हम क्या जानते हैं एक और जो होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये बराबर के होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर हम रखते हैं 0, तो ये हमारा फाइनल कितना हो जाएगा, ये ऊपर राइट टाइम में जो हमारा हो जाएगा वैल्यू वो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये क्यूब है, माइनस 3x वाई इंटू जेड बराबर के पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसका अगर हम पक्षांतर करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड आ जाता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम रखेंगे किस में, इसमें रखेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को उठाकर हम इस वाले में रखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं
तो ये क्या हो जाता है, ऊपर जो एक्स क्यूब वाई क्यूब है तो ये हो जाएगा 3xyz अपान नीचे अपान xyz दिया गया है, तो ये ऊपर से नीचे कट जाएगा, इसकी वैल्यू फाइनली 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे, डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि यदि इसका इंटू इसका इतना मान हमें ज्ञात करना, मतलब गुणा करना है बेसिकली, इसमें से इसमें इसको दोनों को गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, अगर आप कंपेयर करते हैं तो ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से कंपेयर करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको ये वैल्यू पता होती है ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 4x², मतलब कि ए स्क्वायर अगर देखते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी बी सी माइनस सी ए, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का इसमें जो है कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हमें वैल्यू जो प्राप्त होगा ए बराबर 2x प्राप्त होगा, बी बराबर 3y प्राप्त होगा और सी बराबर है जो है हमारा यहाँ पे 4z के दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर के कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस टर्म में रखते हैं लिखते हैं तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ए क्यूब का मान है 2x, तो 2x का होल क्यूब प्लस बी का मान है 3y का होल क्यूब प्लस सी का मान है 4z का होल क्यूब माइनस 3abc, मतलब कि इन तीनों को गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 12 दूना 24 तिया 72, 72xyz हो जाएगा। ठीक है फाइनल, तो यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स क्यूब प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 वाई क्यूब प्लस 4 चौक 16 चौके 64 जेड क्यूब माइनस 72 एक्स वाई इंटू जेड, यही हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 80 में कहाँ पे रखा हुआ है, तो ये डी पार्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, डी पार्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे कंपेयर करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 के बाद अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया कि 8x² प्लस 9x प्लस 8 बराबर 0, तो हमें मान ज्ञात करना एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण को हम एक्स क्यूब प्लस 1/, एक्स प्लस 1/x में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें हम x से गुणा करेंगे, एक्स इसमें हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8x बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 9 सिर्फ, यहाँ पे हो जाएगा 8/x बराबर के 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x उधर जाएगा तो 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा 8x प्लस 8/x बराबर -9 हो जाएगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, 8 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा -9। ठीक है, तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा -9/8 हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये वैल्यू आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे दोनों तरफ घन। ठीक है, क्यूब करेंगे दोनों तरफ, तो क्यूब करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब, मतलब कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, ये हो जाएगा। और इधर एक ब्रैकेट में ये हो गया। अब इसके बाद इधर जो हो जाएगा आपका 9 का क्यूब, मतलब 9 का क्यूब होता है 729 और भी माइनस होगा, प्लस 8 का क्यूब हो जाता है 512, तो इस तरीके लिख देंगे। इसको सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू हमें पता है 9/8, तो यहाँ पे रख देंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 गुणे 9/8 बराबर -729/512। ठीक है, इसको पक्षांतर करेंगे तो x क्यूब 1/x³ बराबर हो जाएगा -729/512, और ये आएगा इधर प्लस। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो 9 3 27/8 हो जाएगा प्लस में। अब इसको जोड़िएगा, जोड़ लेंगे तो 512 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -729 और यहाँ पे हो जाएगा 8 के स्क्वायर से इसको भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27 गुणा 8 का स्क्वायर, मतलब 1728 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद ये हो जाएगा 999/512, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 999/512 हो जाएगा आंसर इसका
आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है, 999 बटे 512, ठीक है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो हमें निकालना है मान 2 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 8 और माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपान 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें दो प्रकार पहले निकालना। पहले देखिए इस टर्म को हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम x प्लस 1 अपान एक्स टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद उसमें हम स्क्वायर कर देंगे, इसके बाद उसका हम जो है क्यूब कर देंगे। तो हमारा एक्स की पावर 8 वाला निकल जाएगा और एक्स स्क्वायर वाला निकल जाएगा। इसके बाद हम घटा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम एक्स से अगर भाग कर देते हैं पूरे में तो क्या हो जाता है, एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपान एक्स बराबर 0, ठीक है। यानी कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर हो जाएगा 3 के। तो ये हमारा समीकरण बेसिकली प्राप्त हो गया। अब इसी समीकरण से हम x की पावर 8 का निकालेंगे और एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हम इसको वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 त्रिका 9, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 यानी कि 7। तो हमें ये वैल्यू पता होगी एक। तो इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे फिर वर्ग, ठीक है। फिर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 प्लस हो जाएगा 2 बराबर 749। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 बराबर 49 माइनस 2, तो यानी कि 47 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 8 प्लस 2 आ जाएगा बराबर 47 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 8 बराबर 47 का स्क्वायर होता है 2209 माइनस 2। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 8 बराबर 2207। तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है 2 गुणे एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 8। तो ये निकालना है तो हम एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 8 2207 है, तो हम कर देते हैं 2 गुणे 2207 माइनस 5 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर जो हो जाएगा, तो हो जाएगा 7। तो 7 से गुणा कर देंगे। तो ये 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और माइनस 35 घटा देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4379, 4379। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट इसका करेक्ट। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है कि कोई धन राशि है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 हो जाती है। समान दर से वो कितने समय में 3015 हो जाएगी, ये बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम 100 के टर्म में वो धनराशि मान लेते हैं, कितना है, मान लेते हैं वो धनराशि जो है हमारी 100x है, ठीक है, 100x है। तो प्रश्न के अनुसार अगर देखते हैं तो 6 वर्ष में इसका मिश्र धन, 6 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा 100x है प्लस ब्याज जो है निकाल लेंगे तो 100x पर 5% वार्षिक ब्याज के 6 वर्ष में इतना ब्याज हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 100x प्लस 6 पंचे 30x, यानी कि 130x जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार 130x जो है 130x बराबर कितना दिया गया, 2613 हो जाता है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 20.1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो मूलधन होगा 100x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2010 हो जाएगा, ठीक है। 2010 बराबर ये मूलधन आ गया जो हमने माना था धनराशि। तो अब दोबारा जो कह रहा है नया ब्याज, नया मिश्र धन बताया गया है, कितना हो जा रहा है, नया मिश्र धन जो हमारा बताया जा रहा है वो हो जा रहा है 3015 रुपये, ठीक है। तो नया ब्याज कितना हो जाएगा, नया ब्याज कितना हो जाएगा इस वाले मिश्र धन पर, तो 3015 में से हम क्या करेंगे, 3015 में से हम मूलधन घटा देंगे 2010। तो हमारा जो घटेगा इसके बाद आ जाएगा 1005 रुपये, ये हमारा नया ब्याज आ गया। अब क्या निकालना है हमें, मान लेते हैं जो समय है ये कितने समय में हो जाता है, 3015 30 समय में हो जाता है।
तब ब्याज बराबर 1005 बराबर PRT, पी का मान कितना है 2010 इंटू आर का मान है वही रेट हो जाएगा 5 वर्ष, और टी मान निकालना है तो टी से गुणा कर देंगे। इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे सॉल्व करिएगा, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10 20 आ जाता है, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसे 5 बार ले जाते हैं तो 1005 हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगा, 5 गुणे 2 तो 10 वर्ष आ जाएगा आपका फाइनल। तो इस प्रकार हम इसको निकाल लेंगे, 10 वर्ष में क्या हो जाएगा 3015 हो जाएगा। इस प्रकार आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या दिया गया है, दो पासों को एक समय में फेंका गया, कितनी संभावना है कि इन दोनों में से जो एक अंक पाए गए उनमें अंतर एक हो, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें पासे, तो पासा का 6 सतह होता है टोटल, ठीक है, ये जानते हैं, पता ही होगा 6 सतह होता है। अब दो पासों को भिन्न तरीके से अगर फेंकने का तरीका जो देखा जाएगा तो 6 गुणे 6 मतलब 36 बार उसको हम फेंक सकते हैं, ठीक है। 36 बार क्या कर सकते हैं, दोनों को फेंक सकते हैं। अब इसमें एक अंतर आने की जो संभावना वो कितना है, तो वहाँ पे या तो 5 6 आ जाए तो 6 में से 5 जाएगा, 1 आ जाएगा, या फिर 6 5 आ जाए, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, या फिर 5 4 आ जाए, या फिर 4 5 आ जाए, या फिर आ जाए आपका 4 3, ठीक है, या फिर आ जाए 3 4, या फिर आ जाए आपका 2 3, या फिर आ जाए 3 2, ठीक है। इसके बाद आपका एक और आ जाता है 2 1, और या फिर 1 2 आ जाता है। तो इस प्रकार इतनी ही संभावनाएं बन सकती हैं जिसका अंतर क्या होगा, 1 होगा। तो ये कितनी है टोटल संभावना, ये 10 बार आएगा, ठीक है। ये 10 बार आपका जो है पासे में आ सकता है। तो टोटल आने की अंतर 1 आने की संभावना कितनी हो जाएगी, तो 10/36 कर देंगे, यानी कि 5/18 संभावना हो जाएगा। तो आंसर इसका 5/18 सही है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि 3 इंच के ठोस घन की सभी भुजाओं को पेंट किया गया है, फिर घन को 1 इंच के बराबर आकार के घन बनाने के लिए काट दिया गया। यदि एक घन को यादृच्छिक तौर पर चुना जाता है तो क्या संभावना है कि इसकी कोई भी भुजा पेंट नहीं की गई हो। अब जो कोई भी भुजा पेंट नहीं की गई हो उसकी जो संख्या क्या संभावना होगी। देखिए जो अंदर की जो एक घन के अंदर की जब चारों ओर से पेंट कर देंगे तो अंदर एक घन ऐसा बचेगा जिसकी कोई भी भुजा पेंट नहीं की गई है। अब घन की भुजा इसमें कितनी दी गई है, घन की भुजा जो है वो दिया गया है 3 इंच, ठीक है, 3 इंच दिया गया है। तो 1 इंच के घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 इंच के अगर घनों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 3 का क्यूब, मतलब कि 27 घन हो जाएंगे। अब बिना पेंट वाले घनों की संख्या कितनी होगी, इसमें से सिर्फ 1 होगी। तो संभावना क्या हो जाएगी, फिर संभावना क्या हो जाएगी, तो संभावना हो जाएगी बिना पेंट वाले घनों की संख्या 1 है और 1 इंच वाले घनों की संख्या 27 है, तो 1/27 संभावना हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा 1/27, आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, सिंप्लीफिकेशन से आप कर सकते हैं इसलिए करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया, दो संख्याओं का HCF माने महत्तम समापवर्तक 25 है और उनका LCM, ठीक है, के अन्य दो गुणक 14 और 17 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है, इसमें बड़ी संख्या में ज्ञात करना है। तो इस प्रकार की संख्याओं अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो गुणक हैं 14 और 17, तो बड़ी संख्या है, एक तो इसका गुणा एक इसका गुणा, जो संख्या हमारी हो जाएगी एक तो हो जाएगी 14 गुणे 25 एक हो जाएगी 17 गुणे 25, लेकिन बड़ी संख्या हमारी 17/25 हो जाएगी। तो इस प्रकार 17 गुणे 25 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 425। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 425 इसका राइट आंसर है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार्यक्रम आयोजित करते समय पाया गया कि आयोजकों के पास 195 नीली 143 लाल कुर्सियां हैं। आयोजक कितनी अधिकतम पंक्तियां बना सकता है ताकि हर एक पंक्ति में नीली कुर्सियों की संख्या और लाल कुर्सियों की संख्या बराबर हो। इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करेंगे, 143 और दिया गया है 195, तो इन दोनों का हम क्या ले सकते हैं, HCF लेंगे, ठीक है। HCF लेंगे, अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो ये 11 बार जाएगा, 15 बार जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF फाइनली क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 जो HCF आएगा तो यानी कि प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियों की संख्या कितनी होगी, 13 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगी कि हर एक पंक्ति में लाल नीली कुर्सियों की संख्या लाल कुर्सियों की संख्या बराबर होगी। तो इस प्रकार आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है
कि यदि एक आदमी 85 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 89 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता था तो वह 132 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। जब वह 89 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है। देखिए, मान लेते हैं 89 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई दूरी जो है वो कितनी है, x किलोमीटर है, जो हमें ज्ञात करना है। और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तब तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो 132 किलोमीटर थी तो x माइनस 132 कर देंगे। 132 किलोमीटर अधिक चलाता है, ठीक है, कब, जब वो 89 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अब दूरी क्या है, यदि समय जो है समान है, समय समान है, ठीक है, तो जब समय समान कर देंगे तो S1 बटा S2 बराबर हो जाता है D1 बटा D2, ठीक है। स्पीड और दूरी में ये अनुपात हो जाता है। तो S1 हमारा कितना है, S1 हमारा 85 है, S2 हमारा 89 है, बराबर हो जाएगा D1 हमारा कितना है, इसके परिप्रेक्ष्य में x माइनस 132 है और ये हो जाएगा x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 85x बराबर 89x माइनस 132 गुणे 89, 89 गुणे 132। तो इसको हम इधर लाएंगे तो 85 में से 89 जाएगा तो 4x बचेगा और ये हो जाएगा 89 गुणे 33, ठीक है। तो x 89 गुणे 132, ठीक है, 132 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 89 गुणे 33 हो जाएगा, ठीक है। 89 गुणे 33 करेंगे तो x का मान आ जाएगा 2937 किलोमीटर, और यही हमें याद करना था। तो 2937 किलोमीटर वो दूरी तय करेगा, 2937 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 का मान ज्ञात करते हैं। दिया गया एक विमान और ए और बी के बीच की दूरी को 31 घंटों में जो है तय करता है, ठीक है। यदि किसान की चाल को 320 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 36 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, 36 घंटे लग जाते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इसकी दूरी हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं विमान की जो चाल है वो x किलोमीटर की है, ठीक है। मान लेते हैं विमान की जो चाल है, विमान की चाल वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ए और बी के बीच की दूरी समान होगी तो S1 T1 बराबर क्या हो जाएगा, S2 T2, ठीक है। अगर दूरी समान होगी तब ये वाला हम लगा लेंगे। यहाँ पे S1 का मान x है, T1 का मान है 31 घंटा, S2 का मान है x माइनस 320, ठीक है, 320 घंटा घटा दिया था तो घटा दिया, और ये तब हो गया इसका 36 जो है समय लगता है 36 घंटे, तो 36 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 31x बराबर हो जाएगा 36x माइनस 320 गुणे 36 मतलब कि 11,520 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 36 माइनस 31 जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 11,520। x से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,304 किलोमीटर प्रति घंटा, ये विमान की चाल हो जाएगी, ठीक है। विमान की चाल हमें निकालना है ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की दूरी अब क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है 2,304 और समय इसको लगता है 31 घंटा, तो 31 से गुणा कर देंगे तो हमारी उसके बीच की दूरी हो जाएगी 71,424 किलोमीटर, ठीक है। इसको गुणा कर लीजिएगा तो 71,424 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर इसके डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वो जो है टी और पी किसी कार्य को क्रमशः 3, 4 और 6 घंटे में कर सकते हैं। यदि वह एक साथ कार्य कर रहे हैं तो कार्य को कितने घंटे समय में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ओ टी पी 3, 4 और 6 घंटे में इसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 12 हो जाता है, मतलब कि ये कार्य कितने कार्य करने की क्षमता हो जाएगी, 3 चौक 4 कार्य करते हैं और 4 तियां 12 और 6 दूनी 12 कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इनकी क्षमता आ जाएगी एक दिन का कार्य। तो इस अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो टोटल अगर तीनों का अगर देखते हैं तो 4, 3, 7, 2, 9 कार्य करते हैं, ठीक है। और टोटल अगर जो 12 कार्य तो कितने समय में पूरा कर देंगे, तो 12/9 कर देंगे, ठीक है, 12/9 हो जाएगा। इसको अगर हम बदलते हैं मिनट में तो 60 से इसको हम कर देंगे गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 घंटा 20 मिनट कार्य करने में लगेगा समय, तो आंसर इसका हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट। सी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसमें से बताना है 8 से विभाज्य नहीं है। अब 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि संख्या का अंतिम तीसरा अंक सम हो और अंतिम दो अंक 8 से जो है क्या होंगे, पूर्णतः विभाजित होंगे। और दूसरा है कि यदि संख्या का अंतिम तीसरा अंक विषम हो तो अंतिम दो अंकों में 4 जोड़कर 8 से विभाज्य होगा। तो विकल्प ए जो लिया गया है 5, 8, 9, 6, ये जो है क्या है, अंतिम अंक सम है। तो सम है यानी कि 96 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो ये कट जा रहा है यानी कि ये पूर्णतया विभाज्य है। तो ये पहला ऑप्शन इसका जो है पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी विकल्प अगर देखते हैं 6044 जो दिया गया है, ये संख्या सम है। तो अब 44 को 8 से विभाजित होना चाहिए, तो 8 पंचे 40 4, तो ये डिवाइड नहीं है पूर्णतया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यही आंसर हो जाएगा जो कि 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। निम्नलिखित में से बताना है, 93 नंबर क्वेश्चन है, 36 और 45 से विभाज्य 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को ये 10 ये जीरो होगा, मतलब यहाँ का कामा होगा, 10,000 में से घटाया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करें। ठीक है, देखिए 36 और 45 का अगर हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है, 36 और 45 का एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगी, 36 का अगर हम गुणा करते हैं तो 36 4 गुणे 9 हो जाता है, 45 को गुणा करते हैं तो 5 गुणे 9 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 4 गुणे 5 गुणे 9, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 180, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 9999 होती है। इसको हम भाग करेंगे 180 से, तो यहाँ पे इसको 180 से भाग करेंगे तो 55 बार जाएगा, 99 शेष बचेगा इंटू 180, ये आ जाएगा। अब बता 4 अंकों की संख्या जो 36 और 45 से विभाज्य होगी, तो 180 गुणे 55 करेंगे तो वो संख्या हमारी आ जाएगी 9900, जो कि 4 अंकों से विभाज्य होगी। तो जो अभीष्ट संख्या होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, तो 10,000 में से हम क्या करेंगे 9900 घटा देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 100। तो हमारा जो 100 आएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया था। ठीक है, परिणाम ज्ञात करना था तो 100 आ जाएगा, जो कि घटाया जाता है, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, 94 नंबर क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से विजयी हो गया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कुल मतों की संख्या जो थी वो कितना है, कुल मतों की संख्या हम मान लेते हैं x है, कुल मतों की संख्या x है। तो प्रश्न के अनुसार 65% मत अंक प्राप्त किए, तो x का 65% प्राप्त किया और 35% और 420 से क्या हो गया, विजय हो गया, यानी कि दूसरा पाया x का 35%। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो ये 420 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 65x, ठीक है, 65x माइनस 35x बराबर 100 इधर गुणा कर देंगे तो 420 और तो 0 इधर आ जाएगा। तो 65 माइनस 35 ये हो जाएगा 30x बराबर 420 डबल 0। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 1400। तो हमारा कुल मतों की संख्या कितनी थी, 1400 थी, यही हमें निकालना था। तो 1400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1400। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 6000 रुपये है, जो 6000 है उनकी जनसंख्या। यदि पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या कितनी हो जाती है, 6500 हो जाती है। तो कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। अब मान लेते हैं महिलाओं की संख्या कितनी है, x है। तो प्रश्न के अनुसार जो है अगर देखा जाए तो x 10% की वृद्धि होती है तो x का 110% इतना हो जाएगा, प्लस 6000 टोटल है, तो 6000 में से अगर हम x घटा देंगे तो पुरुषों की संख्या हो जाएगी। इसमें कितनी वृद्धि होती है, 8%, तो 108/100 कर देंगे, ये बराबर क्या हो जाता है, 6500। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, तो यहाँ से हो जाएगा 110x प्लस 6000
64800 माइनस 108x बराबर 650 और फिर 00, ठीक है। तो इसको जोड़िए घटाइएगा तो 2x बराबर 2000 आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 1000। तो महिलाओं की संख्या 1000 इसमें हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। दिया गया है P साइन थीटा बराबर क्यू के और थीटा न्यून कोण है, तब हमें मान ज्ञात करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमें वैल्यू ज्ञात करना है और इसका जो है इस तरीके से यहाँ पे ये दिया गया है इसका ऑप्शन। चलिए इसको लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, तो पी साइन थीटा बराबर क्यू के, अगर हम यहाँ से साइन थीटा बराबर निकालते तो निकल के आ जाएगा क्यू बटे पी के, ठीक है। तो चूंकि अगर हम यहाँ पे देखिए, अब इसमें हम ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज का ट्रायंगल बनाएंगे और समकोण त्रिभुज का ट्रायंगल ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये थीटा डिग्री सॉरी ये 90 डिग्री होगा, ये हो जाएगा थीटा CBA। अब यहाँ से ये दिया गया है कि साइन थीटा बराबर क्यू अपान पी, मतलब कि क्यू हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, तो क्यू ये हो जाएगा और पी जो होगा वो हो जाएगा ये हाइपोटेनस। तो अब त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज, यहाँ से अगर हम BC का वैल्यू निकालते हैं तो BC बराबर हो जाता है अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो यहाँ से BC की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ये हो जाएगा BC की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखिए हमारा जो वैल्यू निकालना है अंडर रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है यहाँ से AB बटे BC। तो AB का मान कितना दिया गया, AB का मान क्यों दिया गया, BC का मान P स्क्वायर अपान क्यों है, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे। तो अंडर रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू AB, tan थीटा की वैल्यू AB अपान BC हो जाएगा। तो अंडर रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू AB की वैल्यू क्या है, Q है, बटा BC की वैल्यू है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहा है, तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, Q, और यही हमारा निकालना था, तो Q इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार Q इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम इस प्रकार इसका निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रितिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। रितिका ने 1875 रुपये निवेश किए और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपये प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 रुपये कमाए तो आकाश ने कितनी राशि निवेश किया था। अब यहाँ अगर हम बात करें कि मान लेते हैं आकाश ने x रुपये निवेश किए थे, तो प्रश्न के अनुसार निवेश में अनुपात बराबर लाभ में अनुपात होता है, ठीक है। निवेश में अनुपात बराबर होता है लाभ में अनुपात। तो यहाँ पे 1875 रुपये निवेश किया गया है बटे x रुपये निवेश किया गया है आकाश के द्वारा, तो ये दोनों का लाभ का अनुपात हो जाएगा 225 बटे 288, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो 1875 गुणे 288 बटे 225 सॉल्व करिएगा तो ये आपका फाइनल वैल्यू x का माना जाएगा 2400 रुपये, ठीक है। 2400 रुपये निवेश किया गया था, तो आंसर हो जाएगा C ऑप्शन करेक्ट, 2400 रुपये। चलिए 97 के बाद 98 देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया आपके क्वेश्चन में। 98 नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 10% और 20% की दो क्रमागत छूट के बाद उसको 2,24,784 रुपये की दर में ये बेचता है, ठीक है। ये हो गया SP। तो घड़ी का MRP पूछा गया, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे MRP के लिए जो होता है घड़ी का MRP निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं 100 बटे 100 इंटू डिस्काउंट 1 होता है जो परसेंटेज में, उसको लिखते हैं इंटू 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट 2 होता है और इंटू हो जाता है CSP यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। ये फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे सीधा सीधा। तो फार्मूले में हम वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा 100, ये माइनस होगा 100 माइनस 10% का डिस्काउंट है पहले वाला, ये D1 है, ये D2 है। तो 100 माइनस 10 मतलब 90% हो जाएगा, गुणे 100 बटे 100 माइनस 20 यानी कि 80 इंटू 2 24,784, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा।
अब इसको करना है आपको सॉल्व। सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद इसको गुणा भाग जोड़ घटाव के बाद आ जाएगा 3,12,200। ठीक है, 3,12,200 रुपये इसकी MRP हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि 2150 रुपये का क्रय मूल्य बराबर है 1720 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, हमें इसका लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए CP अगर हम इसको रेशियो में बदलते हैं तो 1720 इधर जाएगा और SP हो जाएगा 2152। ठीक है, 2150। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। मतलब 172 रुपये खरीदता है, 215 रुपये में उसको बेचता है। तो हमारा जो लाभ है 43 रुपये का लाभ हो जाएगा। इन दोनों के बीच में घटाएंगे। ठीक है, 43 रुपये परसेंटेज निकालेंगे तो 43 रुपये का लाभ है 172 रुपये पर, तो इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो ये 4 बार जाएगा और 100/4 यानी कि 25% हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा इसमें कितना हो जाएगा? 25%। आंसर इसका 25%। ये सी पार्ट करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है कि त्रिभुज ABC के समतल में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी है जो त्रिभुज के कोने से समान दूरी पर है। देखिए इस प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो देखिए किसी भी त्रिभुज के अंदर ऐसा बिंदु जो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर हो केवल एक ही होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। तो इस प्रकार ये हो गया। ठीक है, तो आज का ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।